दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हो और अभी तक आप रेफरेंस टैब के बारे में नहीं जानते हो, तो आज की एक कंप्लीट वीडियो देखने के बाद रेफरेंस टैब का सही इस्तेमाल सीख जाओगे। क्योंकि दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको रेफरेंस टैब में जितने भी बटन्स दिए गए हैं, उन सभी बटन्स के बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रेफरेंस टैब के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप एमएस वर्ड में कोई नोट्स बनाते हो या आप कोई फिल्म की स्टोरी लिखते हो या आप कोई लेखक हो, कोई कहानी लिखते हो या आप एमएस वर्ड में कोई ई बुक तैयार करते हो, तो दोस्तों उस समय एमएस वर्ड का जो रेफरेंस टैब है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो दोस्तों, आखिर रेफरेंस टैब को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो चलिए आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। देखिए दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड में इस तरीके से कोई ई बुक तैयार करते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाने के लिए एक ई बुक को तैयार किया है। तो मान लीजिए कि इस तरीके से आप कोई ई बुक तैयार करते हो, तो इसको केवल आपको समझना है। तो इस तरीके से मैंने आपको केवल समझाने के लिए एक 4 पेज की ही ई बुक तैयार की है। देखिए दोस्तों, जब आप ई बुक तैयार करोगे तो हो सकता है कि आपकी ई बुक 10 पेज की हो, 20 पेज की हो या इससे ज़्यादा पेज की हो। तो मान लीजिए कि आपने इस तरीके से कोई ई बुक तैयार की है, तो ई बुक जब आप तैयार करोगे तो ई बुक में आपको हेडिंग भी बनानी है। तो यहाँ पर आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी हेडिंग नहीं है, सारे फॉन्ट एक जैसे हैं, इसमें कोई भी हेडिंग नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको ई बुक में हेडिंग बनानी है, तो आप हेडिंग कैसे बनाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ई बुक के अंदर कोई हेडिंग बनानी है या आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर भी हेडिंग बनानी होती हैं, या आप कोई स्टोरी वगैरह लिख रहे हो तो स्टोरी में भी आपको हेडिंग बनानी होती हैं। तो आपको अगर हेडिंग बनानी है तो आप किस तरीके से हेडिंग बनाओगे। तो मान लीजिए कि CPU जो लिखा हुआ है ये वाला, इसकी मुझे हेडिंग बनानी है। तो सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट किस तरीके से करना आपको पता ही होगा। तो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ऐड टेक्स्ट में आना है। तो दोस्तों, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट जो लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको ऐड टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इसके अंदर ये जितने भी बटन्स दिए गए हैं, तो इन सभी का मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा पहले। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए कि ये हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग बनाने के लिए आपको ऐड टेक्स्ट वाला जो बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये आपको लेवल 1 की हेडिंग बनानी है, तो आपको लेवल 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप लेवल 1 के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से हेडिंग बन जाएगी ये। उसके बाद अब मान लीजिए कि CPU क्या करता है, आपको ये सब हेडिंग बनानी है। यानी कि सब हेडिंग क्या होती है कि हेडिंग के अंदर जो हेडिंग होती है उसको सब हेडिंग बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसको सब हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये हेडिंग बनानी है तो आपको लेवल 1 पर क्लिक करना है। अगर आपको ये सब हेडिंग बनानी है, यानी कि हेडिंग के अंदर हेडिंग बनानी है, तो आपको लेवल 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप लेवल 2 के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये इस तरीके से थोड़े हल्के कलर में सब हेडिंग बन जाएगी। और अगर आपको हेडिंग बनानी है तो इस तरीके से डार्क कलर में हेडिंग बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब मान लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग बनाने के लिए फिर से आपको ऐड टेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और लेवल 1 जो लिखा हुआ है, लेवल 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये डार्क कलर में हेडिंग बन जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से ये यहाँ पर हेडिंगें बन रही हैं। ये रेफरेंस टैब के अंदर बन रही हैं। उसके बाद मान लीजिए कि व्हाट इज कंप्यूटर, इसको आपको हेडिंग बनाना है। तो फिर से आपको रेफरेंस टैब में ऐड टेक्स्ट वाले बटन पर जाना है और लेवल 1 कर देना है। तो इस तरीके से हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर में ही ये फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। अगर इसको आपको सब हेडिंग बनाना है तो ऐड टेक्स्ट पर जाना है और लेवल 2 कर देना है। इस तरीके से सब हेडिंग बन जाएगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आप हेडिंग और सब हेडिंग तो बनाना सीख ही गए होंगे। इसी में दोस्तों हमें अगला बटन मिल जाता है टेबल ऑफ कंटेंट का। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से एक फ़ोटो को इंसर्ट करा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि सबसे ऊपर ये अभ्यास लिखा हुआ है, उसके बाद में नंबर 1 पर ये अर्थशास्त्र का परिचय लिखा हुआ है, और इसी की आप अगर राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखी हुई है 02। ये आपको पृष्ठ संख्या के नीचे दिखाई दे रहा होगा 02। तो दोस्तों पृष्ठ संख्या जो होती है वो पृष्ठ संख्या होती है पेज की संख्या। जो मैंने आपको अभी ई बुक दिखाई थी उसमें 4 पेज थे। तो दोस्तों इस पिक्चर को दिखाने का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि इसमें पहला जो अभ्यास है, यानी कि इसमें पहला जो लेसन है वो अर्थशास्त्र का परिचय है, और वो पेज नंबर 2 पर है। तो इस तरीके से इसमें जितने भी लेसन दिए हुए हैं तो उन लेसन के आगे यहाँ पर पृष्ठ संख्या डाली हुई है, यानी कि कौन से पृष्ठ पर कौन सा लेसन है। तो इस तरीके से जब आप कोई भी बुक खरीदते हो तो बुक के सबसे पहले पृष्ठ पर आपको ये सब देखने के लिए मिलता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कौन सा लेसन कौन से पेज नंबर पर है। तो किताब में ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो अब फिलहाल चलते हैं रेफरेंस टैब के ऊपर। तो दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट वाला जो बटन है इसका यही इस्तेमाल होता है कि इससे हम एक ऐसी टेबल बना सकते हैं जिससे हमको ये पता चले कि हमारा कौन सा लेसन कौन से पृष्ठ नंबर पर है, यानी कि कौन से पेज नंबर पर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक खाली पेज और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो खाली पेज इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। तो जब आप कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस करोगे तो इस तरीके से खाली पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से खाली पेज आ चुका है। तो इसे फिलहाल मैं कर लेता हूँ अभी बड़ा। तो दोस्तों मान लीजिए कि इस तरीके से मुझे एक टेबल बनानी है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको भी मैं ये PDF दूं उसको ये पता चल जाए कि कौन से पेज पर क्या हेडिंग लिखी हुई है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया था, तो उस तरीके से पता चल जाए कि कौन से पेज पर कौन सा अभ्यास लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल दी हुई है, ऑटोमेटिक टेबल 2 है। उसके बाद इसी में तीसरे नंबर पर है मैनुअल टेबल, यानी कि इस टेबल को आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। तो हमें एक रेडीमेड यानी कि एक बनी बनाई टेबल लेनी है। तो हमें क्या करना है कि ऑटोमेटिक टेबल 1 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से टेबल बन करके आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी हेडिंग थी CPU, तो CPU आपको 2 नंबर पेज पर देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों पहले वो पेज नंबर 1 पर थी, लेकिन अब वो पेज नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी अभी मैंने एक खाली पेज इंसर्ट कराया है। तो ये सबसे स्टार्टिंग में यानी कि सबसे शुरू में पेज मैंने इंसर्ट कराया है, तो इस वजह से ये पेज नंबर 1 हो गया। और ये जो नीचे CPU वाली जो हेडिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है 1, लेकिन ये पेज नंबर हो चुका है 2, क्योंकि इससे पहले एक खाली पेज इंसर्ट हो चुका है। तो इस वजह से ये पेज नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो हेडिंग है वो है CPU क्या करता है, ये भी पेज नंबर 2 पर ही है। तो ये जो हेडिंग है ये सब हेडिंग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब हेडिंग है। एग्जाम्पल वाली जो हेडिंग है ये भी पेज नंबर 2 पर ही है। उसके बाद अगली जो हेडिंग है CPU के पार्ट, ये भी पेज नंबर 2 पर ही है। उसके बाद CU वाली जो हेडिंग है ये पेज नंबर 3 पर है। तो इसमें हेडिंग और सब हेडिंग कैसे पता चल रही है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड में यानी कि स्टार्टिंग में लिखी हुई है। सारी जितनी भी हेडिंग है एक बराबर में है, लेकिन जब आप सब हेडिंग देखोगे तो ये थोड़ी सी अंदर की तरफ लिखी हुई है, यानी कि ये राइट साइड की तरफ लिखी हुई है। ये वाली सब हेडिंग है और ये वाली सब हेडिंग है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी राइट साइड में लिखी हुई है। उसके बाद इसी में अगली जो हेडिंग है व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये पेज नंबर 4 पर है। और इसी में अगली जो हेडिंग है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये पेज नंबर 5 पर है। तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये वाली हेडिंग ये पेज नंबर 3 पर है, लेकिन अभी एक खाली पेज ऊपर मैंने इंसर्ट कराया है, तो इस वजह से ये पेज नंबर 4 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है अपडेट टेबल का।
तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले पेज पर चलते हैं। सबसे नीचे वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक और खाली पेज इंसर्ट करा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक खाली पेज को इंसर्ट करा लिया है। और इंसर्ट कराने के बाद अगर मान लीजिए कि इस ई बुक के अंदर मुझे और भी कुछ चीज़ें जोड़नी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे MS एक्सेल के बारे में और कुछ बताना है इसी ई बुक के अंदर, तो इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ MS एक्सेल। और MS एक्सेल टाइप करने के बाद अगर मान लीजिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ केवल आपको समझाने के लिए, और इसके नीचे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से। अब आपको केवल समझना है, तो इसको मैं बना लेता हूँ MS एक्सेल को हेडिंग। तो ये बना लिए मैंने हेडिंग। तो इस तरीके से मैंने नया पेज इंसर्ट कराने के बाद MS एक्सेल के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ और जोड़ दिया है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो टेबल बनी हुई है, तो अभी जो मैंने MS एक्सेल वाली हेडिंग बनाई है वो यहाँ पर अपडेट होके नहीं आई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस टेबल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको अपडेट एंट्री टेबल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि MS एक्सेल वाली जो हेडिंग थी वो यहाँ पर अपडेट होकर आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट वाले जितने भी बटन हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों ये ऊपर कंटेंट्स जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको जो भी लिखना है आपको कंटेंट की जगह, तो वो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये जो कंटेंट लिखा हुआ है तो इसके आपको राइट साइड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैक स्पेस से इसको हटा देना है। हटाने के बाद जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो अपनी ई बुक के बारे में तो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही दिखाने के लिए XYZ इसमें लिख देता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कंटेंट हट जाएगा और आप जो भी यहाँ पर अपनी ई बुक के बारे में लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। अब दोस्तों इसी में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि अगर आपने नोटिस किया हो कि जैसे मैं अपने माउस के कर्सर को इन हेडिंग के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि ये CPU लिखा हुआ है, तो CPU पे जैसे मैं अपने माउस के पॉइंटर को लेके आया हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर मान लीजिए कि आपको किसी हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट जाना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो मान लीजिए व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली जो हेडिंग है ये पेज नंबर 4 पर है, और अगर आपको उस हेडिंग पर डायरेक्ट जाना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिखा रहा है कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाली की को प्रेस करके रखना है। और उसके बाद जैसे मैंने कंट्रोल वाली की प्रेस की है तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके का हो चुका है, यानी कि एक हाथ की शेप का हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको एक बार प्रेस कर देना है, और जैसे ही आप प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आप उस हेडिंग पर पहुंच जाओगे। तो जैसे ही मैंने व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली हेडिंग पर कंट्रोल+ माउस की लेफ्ट वाली की प्रेस की है तो यहाँ पर हम व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली हेडिंग पे डायरेक्ट आ चुके हैं। और दोस्तों मैं यही आशा करूँगा कि टेबल ऑफ कंटेंट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं इनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इतना समझने के बाद अब बात करते हैं फुटनोट्स वाले भाग के बारे में। इसके अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं इन सबको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे इन नोट लगाना है, कैसे फुटनोट लगाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से टेबल को इंसर्ट तो करा लिया, लेकिन इंसर्ट कराने के बाद अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से ये टेबल हटानी है यानी कि डिलीट करनी है, तो आप इसे किस तरीके से डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से। जब आप माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करोगे तो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी टेबल बनाई है वो इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्ट फुटनोट वाले बटन के बारे में कि आखिर इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए ये जो व्हाट इज़ कंप्यूटर वाला जो पैराग्राफ है
इसके स्टार्टिंग में एक बार मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ CU इस तरीके से। तो CU लिखने के बाद इंसर्ट फुटनोट वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप इसी पेज में सबसे नीचे आ जाओगे। यहाँ पर CU लिखा हुआ है और यहाँ पर हम सबसे नीचे आ चुके हैं पेज में। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CU की फुल फॉर्म। तो CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इस तरीके से इसकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी है। तो फुल फॉर्म लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पर फुटनोट लग चुका है। और जैसे मैं अपने माउस को इस CU के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है, यानी कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बॉक्स में कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है किसी चीज़ की और उसकी आपको फुल फॉर्म भी लिखनी है तो आप इस तरीके से फुटनोट लगाने के बाद उसकी फुल फॉर्म भी सबसे नीचे लिख सकते हो। इसी में मान लीजिए कि आपको एक और फुटनोट लगाना है तो ये जो परफॉर्म लिखा हुआ है इसके लेफ्ट में क्लिक करना है और ये जो फुटनोट वाला बटन है इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक करना है तो यहाँ पर एक और फुटनोट लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर मास्टर इस तरीके से। तो जैसे ही दोस्तों परफॉर्म जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर अपने माउस को लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर मास्टर लिखा हुआ आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ आपको फुटनोट लगाने हैं तो आप इस तरीके से फुटनोट लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इंसर्ट फुटनोट वाले बटन के बारे में। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है इंसर्ट एंडनोट। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो ये अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है तो इसके लेफ्ट में मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद इंसर्ट एंडनोट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप सबसे लास्ट वाले पेज पर पहुंच जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ से फिर से कंप्यूटर मास्टर टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद में फिर से मैं आपको वहीं पर लिए चलता हूँ तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग के पास दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे मैं अपने माउस को इस अकॉर्डिंग के ऊपर लेके जाता हूँ तो लाने के बाद यहाँ पर आपको कोने पर ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर मास्टर। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि जब मैंने फुटनोट लगाया था तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से था, यानी कि ये 1 और ये 2। और जब मैंने एंड नोट लगाया है तो इसमें जो ये लिखा हुआ है ये रोमन अंक की तरह लिखा हुआ है, जबकि ये फुटनोट में 1 2 जो लिखते हैं ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है नेक्स्ट फुटनोट। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 बटन और देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट और नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। तो इन सब को किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर टिमटिमा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट फुटनोट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फुटनोट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले हमारा जो कर्सर था वो यहाँ पर था, लेकिन नेक्स्ट फुटनोट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम दूसरे फुटनोट पर आ चुके हैं। तो दोस्तों अपने पेज पर आपने जितने भी फुटनोट लगाए हैं तो उन पर आप बारी बारी से इस तरीके से जा सकते हो। इसके बाद फिर से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि अभी हम यहाँ पर दूसरे वाले फुटनोट पर हैं, यानी कि हमारा जो कर्सर है अभी यहाँ पर दूसरे वाले फुटनोट पर है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट फुटनोट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद प्रीवियस फुटनोट वाले बटन पर जैसे ही मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो फिर से हम वापस पहले वाले ही फुटनोट पर आ चुके हैं। तो अगर आपको पीछे की तरफ जाना है, यानी कि आप सबसे लास्ट वाले फुटनोट पर आ चुके हो और आपको एक एक करके पीछे वाले फुटनोट पर जाना है, तो आप प्रीवियस फुटनोट वाले बटन पर क्लिक करके पीछे की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको एक एक स्टेप करके आगे के वाले फुटनोट पर जाना है तो आप नेक्स्ट फुटनोट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आगे की तरफ जा सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसी में 2 बटन और दिए हुए हैं नीचे, नेक्स्ट एंड नोट और दूसरा है इसमें प्रीवियस एंड नोट। तो जो ऊपर वाले बटन का काम है वही नीचे वाले बटन का काम है। तो जैसे आप नेक्स्ट एंड नोट वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे
तो आपने अपने पेज के अंदर जितने भी एंड नोट लगाए हुए हैं तो उन पर आप एक एक करके जा सकते हो। इसके अलावा सबसे नीचे वाला जो बटन है वो है प्रीवियस एंड नोट। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो अगर सबसे लास्ट वाले पर हो आप, तो अगर आप स्टार्टिंग वाले पर आना चाहते हो एक एक स्टेप करके, तो यहाँ पर आप प्रीवियस एंड नोट वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ऊपर वाले जो दो बटन है ये फुट नोट के लिए हैं और ये नीचे वाले जो दो बटन है ये एंड नोट के लिए हैं। बाकी काम इनका बिल्कुल सेम है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है शो नोट्स का। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप व्यू फुट नोट एरिया देख सकते हो और इसी के नीचे एक और बटन दिया हुआ है व्यू एंड नोट एरिया। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों यहाँ पर व्यू फुट नोट एरिया जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे आप इस तरीके से क्लिक रहने दोगे और उसके बाद अगर आप ओके वाले बटन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आप फुट नोट देख सकते हो कि आपने अपने पेज में कितने फुट नोट लगाए हुए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसी में अगला जो बटन है वो है व्यू एंड नोट एरिया। तो अगर आपको एंड नोट वाला एरिया देखना है, यानी कि आपने अपने पेज के अंदर कितने एंड नोट लगाए हुए हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो आपको नीचे वाले बटन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एंड नोट वाला एरिया देख सकते हो, यानी कि आपने अपने पेज के अंदर कितने एंड नोट लगाए हुए हैं आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर फुट नोट्स वाला जो भाग है ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करूँगा कि ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों ये वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है और अगर इसी वीडियो में मैं आपको बचे हुए बटन के बारे में बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे दोस्तों आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस वजह से इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो का जो अगला पार्ट आएगा तो उसमें बचे हुए बटन के बारे में मैं आपको एकदम कंप्लीट जानकारी दूंगा और दोस्तों वो वीडियो मैं बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले।